नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो शख्स हमारे साथ में है वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। उसने विकास के अनेकों कार्य करे और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर हम बात करें, अगर वो राज्य मंत्री बने तो वो पहले प्रधान थे, प्रधान के बाद में मंत्री बने, लेकिन अपनी जमीन से जुड़ी हुई आज भी वो अपने खेतों में जाके खुद काम करते हैं। हमारे साथ में पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी से जानते हैं कि अब उनकी सरकार जब थी उन्होंने क्या कार्य करा है और कई मुद्दों पे हम आज बात करते हैं। हेमराज वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, जो आजकल यूपी के हालात चल रहे हैं उस मामले में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके इंडिया स्पीक के सभी दर्शकों और जो भी शुभचिंतक हैं आपके, उन सब के लिए जो है मैं बधाई देता हूं। आपको भी बधाई देता हूं कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का। और परिचय की बात तो आप बता ही चुके हैं सारी। 2000 में गांव से ग्राम प्रधान चुना गया। मैं प्रधानों का नेतृत्व भी किया, संगठन का जिलाध्यक्ष भी रहा। 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और लास्ट में 1.5 साल के लिए राज्य मंत्री भी था खाद्य रसद विभाग का। बाकी अगर वर्मा जी हम बात करते हैं कि आप प्रधान बने, फिर उसके बाद में आपको मौका दिया गया, आप विधायक बने, लेकिन अमूमन बहुत कम देखा जाता है कि आपको विधायक बनने के बाद में एकदम राज्य मंत्री बना दिया गया। इसका पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी हमेशा सोच रही है कि ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाएं, और युवाओं को ख़ास तौर पे आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और उन्हें लगा कि हेमराज वर्मा ग्राम प्रधानी से यहाँ तक आया है, गांव ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे उनकी सोच रही होगी, उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में मुझे उन्होंने पहली बार के विधायक को राज्य मंत्री बनाने का मौका दिया। और जो भी हुआ, हम लोगों ने उनके निर्देशों का पालन करके और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। अच्छा, जैसे कि वर्मा जी, आपको भी मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा कानपुर के अंदर कांड हुआ जिसमें हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, और जहां ये सरकार बात करती है कि गुंडा राज खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन धरातल पे स्थितियां देखते हैं बिल्कुल विपरीत होती हैं। देखिए, बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये केवल ब्रांडिंग, झूठी बातों को से जनता को गुमराह करके, और सरकार तो ये लोग बना लिए, लेकिन ना तो इनके पास कोई अनुभव है सरकार चलाने का, और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का कोई इनके पास अनुभव है। और मैं ख़ास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी जी अब तक 4 बजट ये पेश कर चुके, 4था साल चल रहा है, और अब तो लास्ट है इनके पास में। अभी तक कोई काम ज़मीन पर ये उतार नहीं पाए, और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है, अधिकारी कर्मचारी इतना मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, पूरे सरकार को कुछ अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। और यहाँ तक कि योगी जी के जो पार्टी के विधायक हैं वो तक सवाल उठाते रहते हैं, कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम सारी चीज़ों पर उनके विधायक तक संतुष्ट नहीं है। विपक्ष तो अपनी बात रखता ही है, विपक्ष तो लगातार धरना प्रदर्शन तमाम सारे माध्यमों से अपनी बात को रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश की स्थिति है ये बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और विकास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि एक ऐसे अपराधी जो विकास जिसे कहना चाहिए वो तो विकास नहीं मिल पाया, लेकिन एक विकास दुबे जैसे अपराधी को जरूर पैदा कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, कोविड-19 की हम बात करते हैं कि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत पहले बहुत देशों से पीछे था, आज दूसरे और तीसरे नंबर पे आ गया है। तो क्या हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट करा जा रहा है प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा, क्या लगता है आपको ये कैसे बढ़ता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की बात है तो कोरोना हमारे देश में पहला केस तो फरवरी के शुरुआत में ही आ चुका था, और अब चूँकि ये ना तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ ये वायरस, ना हिंदुस्तान के लोगों ने इसे आगे बढ़ाया,
ये चाइना से पूरी दुनिया में फैला है और उस टाइम पे जब इसे रोकने की ज़रूरत थी तो उस समय तमाम सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट लगातार आ रही थी और फिर नमस्ते ट्रंप का भी कार्यक्रम रखा गया। आप पंकज जी देख लीजिए, जहाँ जहाँ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ है, चाहे आपका चूँकि मुंबई में सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट उतरती हैं, तो किसी देश का अगर जो है प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है तो निश्चित तौर पे हज़ारों उनकी तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां डेरा डालती हैं। तो चूंकि वो मुंबई उतरे तो मुंबई का हाल आप देख लीजिए, वो गुजरात पहुँचे, गुजरात का हाल आप देख लीजिए, वो दिल्ली के हालात आप देख लीजिए, और आगरा पहुँचे, यूपी में आगरा के हालात देख लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये अगर इस सरकार को केवल राजनीतिक एजेंडे पे इन्होंने काम किया है, अगर ये काम करते कोरोना को रोकने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए अगर प्रयास करते तो कोरोना इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। और जब यहाँ फैल गया तो पहले शुरुआत में बहुत डराया इन्होंने, पूरी जनता को डराया कि सब कोरोना के साथ, हमें कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। यहाँ तक कि 500 केसेस थे तो लॉकडाउन कर दिया और गरीब मजदूरों ने पुलिस के लाठी डंडे कितने उन पे पड़े। और जब हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है कि जहाँ जब लाखों में संख्या पहुँच गई, मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई, तब इन्होंने कहा कोरोना के साथ जीना है, सब कुछ खोल दिया। तो कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई में ये फेल हुए और आज भी इसको छिपा रहे हैं। जांचें आज उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया की आबादी के हिसाब से छठा देश बन जाएगा, यहाँ अब तक 1 लाख जांचें नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं इसको छुपाने काम किया जा रहा है और जो है अब तीसरे नंबर पे हमारा देश पहुंच गया है, लेकिन अभी भी इसको छिपाने का काम चल रहा है। अच्छा वर्मा जी, हम अगर बात करते हैं कि सरकार ने आते ही भू एंटी फोर्स भी बनाई गई कि जो भू माफिया लोग हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। और अगर हम वही बात करते हैं, हम आपके जनपद पीलीभीत की हम बात करते हैं तो पीलीभीत में इधर आके कई तालाब पाट दिए गए और कई जगह पे ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा हो गया, लेकिन ये फोर्स कहाँ गई, प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में, आप क्या कहोगे? देखिए, पीलीभीत की मैं अगर बात करूं, आपको शायद याद होगा समाजवादी की जब सरकार थी तो हमने 1450 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से खाली करा के भरा पचपेड़ा गांव में 1450 एकड़ जमीन खाली करा के उसमें से 1250 एकड़ यूपीएसआईडीसी को और कृषि पर आधारित इंडस्ट्रियां लगाने के लिए हस्तांतरित की। कैबिनेट से उसे प्रस्ताव को मंजूर कराया और वहीं पर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए 100 एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कराई, वहीं पर 100 एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कराई रैपिड एक्शन फोर्स के कैंप ऑफिस के लिए। तो इस सरकार ने तो भूमाफिया अभियान इसके जो है तहत तमाम सारे उगाही का जरिया बनाया है और ये लेकिन वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं भरा पचपेड़ा की, तो सदर विधायक अभी संजय सिंह गंगवार भी हमारे स्टूडियो में आए थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी में मंत्री थे आपके हाजी रियाज जी, उनके लोगों से उन्होंने वो जमीन को जो है वो वहाँ पे वसूली करते थे उनके गुर्गे, और वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा था, वो कब्जा छुड़वाया। ये क्या, इसमें क्या सत्यता है? अब देखिए, विधायक जी को मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि उन्हें जानकारी बढ़ानी चाहिए अपनी। भरा पचपेड़ा में समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने उस जमीन को खाली कराया था। ओएन सिंह डीएम थे, आंध्रा वामसी एसडीएम थे उस टाइम पे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया और कार्रवाइयाँ हुई, खाली करा के फ्रेश आज उस जमीन पर अगर कुछ बनाने की वो प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिस इंडस्ट्री लगाने का प्रावधान किया था और उसको कैबिनेट से मंजूर किया ताकि कृषि पर हमारा देश पीलीभीत जनपद आधारित है और कृषि बेसिस इंडस्ट्री लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आज हमारे पीलीभीत जनपद के लाखों बेरोजगार बाहर काम करने जा रहे हैं। अगर उस पर काम किया होता और समाजवादी पार्टी ने जहां पर छोड़ा, अगर उससे आगे बढ़ाने का काम किया होता तो आज इंडस्ट्री बन के तैयार हो गई होती, लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी बातें हैं और ये केवल नाम बदलना
जानते हैं ये लोग, इसके अलावा कोई काम करना तो आता नहीं इन लोगों। वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं, पीलीभीत का एक दुर्भाग्य रहा है, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और 25 साल बदहाली से पीलीभीत रो रहा। ना तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज हुए, ना कोई इंडस्ट्री हुई। यहाँ के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो बाहर जाके पड़ोस के रुद्रपुर उत्तराखंड में जॉब के लिए मारे मारे घूमते हैं। तो ऐसा क्या दुर्भाग्य रहा? आप भी मंत्री रहे तो आपने विकास का क्या कार्य निश्चित बहुत अच्छी बात पंकज जी आपने कही। देखिए, पीलीभीत जनपद में निश्चित तौर पे यहाँ बड़ी लीडरशिप की कमी नहीं थी। भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, पहले मेनका गांधी जी थी, लगातार सांसद रही, आज उनके बेटे हैं, और डबल इंजन की सरकार में हैं। आजकल ये उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार में है, उसमें भी सरकार में थे जब मैडम मुख्यमंत्री यहाँ पर मंत्री थी और कैबिनेट मंत्री थी भारत सरकार में। इस पीलीभीत जनपद में ये बाहर वाले लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं पीलीभीत के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक समाजवादी सरकार ने जो युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन जो उपलब्ध कराने की पहल की, जैसे यूपीएसआईडीसी के लिए हमने 1250 एकड़ जमीन हस्तांतरित की, जहां पर एलएस शुगर मिल जैसी 150 फैक्ट्रियां लग जाएंगी। ऐसे ही पीलीभीत के जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित कराया। तो ये दो ऐसे काम थे, इन दोनों कामों को अगर कायदे से बढ़ाया गया होता तो आज पीलीभीत के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और हमने अपनी सरकार में मझोला जो शुगर मिल है हमारी, जो आपका उत्तराखंड और यूपी दोनों स्टेट की फैक्ट्री थी, मल्टी स्टेट की इस फैक्ट्री को हमने उत्तराखंड से परमिशन लेके और इसको चालू कराने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दिलाई, लेकिन वो भी काम वहीं पर रुका हुआ है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि पीलीभीत के युवाओं के लिए और जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के लिए अगर किसी ने सोचा तो समाजवादियों ने सोचा, हम लोगों ने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा। अगर भविष्य में आप लोग आते हो या कुछ सिम्टम्स बनते हैं तो आपका विकास का क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रदेश की स्थिति है, लोग माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं, समाजवादी को याद कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। और हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं पहले से चला रखी हैं, उन योजनाओं को फिर चालू किया जाएगा। चाहे 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन देने की बात हो, उनकी पेंशन बढ़ा के उनको पेंशन देने का काम किया जाएगा। और जो भरा पचपेड़ा में जो हमारा जिस काम की हमने शुरुआत की थी, जो जमीन आरक्षित की थी, उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्री लाने का काम किया जाएगा, और टाइगर रिजर्व को भी और फंड की व्यवस्था करा के और उसको बेहतरीन एक पर्यटन हब के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। और तमाम सारे बाईपास मैंने 64.5 करोड़ का मंजूर कराया था, वो भी अधूरा है, उसको भी पूरा कराया जाएगा। और देवहा नदी के किनारे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिससे देवहा नदी से कटान भी ना हो और पीलीभीत भी सुरक्षित रहे। किनारे पर एक बाईपास बने, एक बेहतरीन पार्क बने लोगों को टहलने के लिए, वो भी हमारी योजना, एक प्रस्ताव गया था, वो भी अधूरा रह गया। तो ये तमाम सारे काम पीलीभीत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए करे जाएंगे और बीच बीच में जो भी जनता के सुझाव आएंगे उस पर काम किया जाएगा। वर्मा जी, अगर हम बात करें, जो भी सरकार आती है गरीब के बारे में सोचती है, अमीर के बारे में सोचती है और मध्यवर्गीय के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं आती जो पत्रकारों के बारे में सोचती हो। निश्चित तौर पे देखिए पंकज जी, आपको मालूम है, आप भी शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि समाजवादी सरकार में जितनी आज़ादी मीडिया को थी उतनी आज़ादी आज नहीं है। आज मीडिया अगर कोई सच दिखाने की कोशिश करे, जो हमारे आप जैसे जावाज जो सच्चाई जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे, तमाम ऐसे पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए, तमाम पर हमले हुए, लेकिन समाजवादी की सरकार में पूरा मीडिया को पूरी खुली छूट होती थी। यहाँ तक कि किसी क्राइम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का उनका फोटो लगा तक के जो है उसको किया जाता था। लेकिन आज बहुत सी खबरों को दबाने का काम किया जाता है। आज मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन आप जैसे तमाम सारे जाबाज हैं तो जो ज़मीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं, और समाजवादी की सरकार में जितनी आज़ादी मीडिया को थी, जितना ध्यान मीडिया का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, इतना शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है पुनः कि अगर आप सरकार में आते हो तो कुछ पत्रकारों के हित की बात करेंगे, जैसे हम बीमा की बात करें, आवासों की बात करें, या एक पर्टिकुलर वेतन भत्ता की बात करें? देखिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है तो अगर हम सरकार में हो तो हमारी कमियां अगर सामने नहीं लाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें शायद वो जानकारी ना हो पाए। तो मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए,
पहली बात तो मीडिया के लिए पूर्ण सुरक्षा देने का काम किया जाएगा, जैसे पहले था वैसी समाजवादी की सरकार में दिया जाएगा। और बाकी उनकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझकर जो बेहतर हो सकता है सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे कहीं पर भी मीडिया कर्मियों को, हमारे मीडिया के साथियों को ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो समाज से कहीं पर उनके साथ सरकार कहीं भेदभाव कर रही है। कहीं पर ऐसा कुछ नहीं, उनकी जो समस्याएं होंगी उनसे समझ के, उनके साथ बैठ के उन समस्याओं का और मदद करने का काम, उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे मीडिया के कर्मी भी स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी को, व्यक्तिगत जीवन को ठीक से जी सकें और देश के लिए और बेहतर तरीके से एक पारदर्शिता की जो खबरें हैं, ज़मीनी हकीकत, उसको जनता के सामने ला सकें। आप लोगों ने अभी पूर्व राज्य मंत्री हेमराज जी को सुना। बहुत बहुत स्वागत है हेमराज जी का आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार।